मगरबी बंगाल के इलेक्शन में की गहमागहमी अपने शबाब पर है और कल एक पहले मरहले की पोलिंग भी होने वाली है और बंगाल दूसरे मरहले की पोलिंग कलकत्ता और उसके आसपास के इलाके में है। बिहार, ये कहा जा रहा है कि जो कुछ बिहार में तजुर्बा किया गया वो तजुर्बा बीजेपी बंगाल में दोहराने की कोशिश कर रही है और बंगाल में जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है ये लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई इलेक्शन है या फिर कोई जंग का मैदान है। पूरी बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, फ़ौज इतनी बड़ी तादाद में कभी किसी स्टेट के इलेक्शन में फ़ौज को नहीं उतारा गया है और इलेक्शन कमीशन ने 32-33 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। लेकिन SIR का जो तजर्बा बिहार से शुरू हुआ और बंगाल में जाके ख़त्म हो रहा है। सवाल ये है कि आखिर SIR की वजह से बिहार पे का नतीजे का असर पड़ा। आज इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ CPIM के मेंबर असेंबली जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, समस्तीपुर भगवतीपुर से CPIM के MLA हैं, इनकी इसलिए अहमियत है जय कुमार साहब की कि जब पूरा अपोजिशन का सफाया हो रहा था उस बीच में जीत कर आए हैं, तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इनकी ज़मीनी पकड़ कितनी है। सर, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में बहुत खैर वेलकम है। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि क्या बिहार का जो इलेक्शन हुआ कोई नए स्टाइल का था जिसकी वजह से जो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिजल्ट आएगा? क्या इसी तरह का तजुर्बा या बंगाल में भी दोहराने की कोशिश हो रही है? नहीं, पहले तो इंसाफ न्यूज़ आपका मैं शुक्रिया करता हूं कि आपने, जब मैं बंगाल में चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए CPIM के लिए मैं आया और शायद इसकी जानकारी मिली तो आपने कवर करने के लिए कोशिश किया है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने जो जानने की कोशिश किया कि बिहार में पिछले दिनों चुनाव हुए थे नवंबर में और तब भारतीय जनता पार्टी जो RSS का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है उसकी गवर्नमेंट दिल्ली में है। बिहार में आज तक इससे पहले कभी भाजपा की अपनी स्वतंत्र सरकार नहीं बनी थी। बिहार देश के पॉलिटिक्स में अपना एक वजूद रखता है। बिहार में जो आगे बढ़ेगा उसका असर दिल्ली की शासन के ऊपर पड़ता है, सियासत के ऊपर पड़ता है और इसीलिए बंगाल ये बीजेपी हर हालात में ये चाहती थी कि बिहार में सेपरेट मेरी गवर्नमेंट बने। लेकिन बने कैसे? जनता उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं थी। NDA की गवर्नमेंट जो 14 में बनी, जिन वादे के साथ वो आया था, अच्छे दिन के वादे किए थे, 15 लाख का वादे किए थे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी का वादा किया था, किसानों के लिए लागत पूंजी का 2 गुना दाम का वादा किया था, महिला को सशक्तिकरण का वादा किया था, विद्यार्थी को कहीं अपर हायर एजुकेशन लेने के लिए बाहर नहीं जाने का वादा किया था। इस सब में से कोई एक काम उसने किया नहीं। जब किया नहीं तो जनता तो वोट देने के लिए तैयार नहीं थी। तब उसने स्पेशल रिवीजन, इंसेंटिव रिवीजन के लिए SIR करके वो चाहा कि जहाँ पर लेफ्ट हैंड सेकुलर वोट है उसको काट करके कम कर दे ताकि हम जीत पाए। लेकिन बिहार में उस काम को बहुत ज़्यादा वो सफल नहीं कर पाया, क्योंकि जब विपक्ष को, हम लोगों को पता चला कि वोट काटने के लिए, हमारी ताकत को कम करने के लिए और एन कैन प्रकारेन जो है वो बिहार में सत्ता को हासिल करने के लिए ये वोट काट रहा है। जो आज़ादी के बाद देश के संविधान ने सबसे बड़ी ताकत, वोट की ताकत दिया, उसको छीनने के लिए कर रहा है। हम लोगों ने इसका मुखालफत किया, हम लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, इलेक्शन कमीशन को मीट किया, बड़े बड़े जलसे निकाले गए, जनता के बीच गए, बूथ तक गए, फिर कलेक्टर को घेरा। आखिरी में इलेक्शन कमीशन ने जिन 80 लाख लोगों का नाम काटा था, हर बूथ पर BLO के साथ, हम लोगों के BLA के साथ, हर उस घर के लोगों तक जिसका नाम काटा था वहाँ जाकर के भौतिक सत्यापन करने के लिए बोला। उसमें से तकरीबन 45-42 लाख लोगों का नाम वापस जोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ वोट ठीक है जो डेथ हुआ उनका कटा, लेकिन कुछ गलत भी कट गए जो रोजी रोटी के तलाश में दिल्ली थे। अब उस समय SIR कर रहे हैं तो आप तो कोई टाइम दिए नहीं, तो वैसे कुछ लोगों का हमको लगता है 10 हर बूथ पर कोई 5 से लेके 15 लोग हम देख रहे थे कि वो आए वोट डालने के लिए, लेकिन नहीं है, वो काट किया। लेकिन इससे उसकी सरकार नहीं बनती हुई दिखी। तब चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो है अमित शाह जी,
वो मोदी जी के सबसे जी बड़े जो है ना वो चाणक्य हैं, और उन्होंने एक बिसात बिछाया और आकर के मीटिंग किया और मीटिंग करके कहा कि हमें एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर हमें बंगाल बिहार की सत्ता चाहिए। और इसके लिए बोला कि तुम्हें पैसा चाहिए पैसा लो, ताकत चाहिए ताकत लो, बाकी जो छल प्रपंच करना वो करो। और आखिरी दौर में जो है बहुत यूनिफाइड होकर के हम लोग लड़ रहे थे, बड़ी बड़ी जलसा हो रही थी, बड़ी जुलूस हो रही थी, बड़े लोग जुट रहे थे। जी लग रहा था कि हम लोग निश्चित तौर पर विन करेंगे और उसको शिकस्त देंगे, या कम से कम लेकिन करीब रहेंगे, करीब रहेंगे। लेकिन कोई 10 दिन 15 दिन पहले अचानक सरकार ने घोषणा किया कि हर महिला को हम 98 लाख महिला को, जिस परिवार को आइडेंटिफाई किया था आर्थिक सर्वेक्षण में कि ये इसको थोड़ा मदद करना है, तो 2 लाख देना है, लेकिन पहली किस्त हम 10,000 हम अभी तुरंत दे रहे हैं। ये ठीक चुनाव से 10 दिन पहले। जी। और हर के खाते में 10,000 रुपया उसने भेज दिया, 1,40,00,000 महिला को। तकरीबन 40 से 50 लाख के बीच में मजदूरों को 5 लाख रुपया 5,000 करके भेज दिया। ग्रेजुएट जो नौजवान थे उनके भी लगभग 20 से 22 लाख लोगों को उसने पैसा भेजा। एक विधानसभा क्षेत्र में सरकार के खजाने से सीधे वोटर के अकाउंट्स में 100 करोड़ भेजा गया, 100 करोड़ भेजा गया। और बिहार में 243 असेंबली सेगमेंट है, 243 100 करोड़ जो है ना उसमें पैसा को उसने भेज दिया। हम लोगों के लिए संकट हुआ, जब तक इस बात को समझ पाए तब तक तो चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया। इलेक्शन कमीशन को भी हम लोगों ने मीट किया, लेकिन कुछ सुना नहीं और वो प्रभावित किया। फिर भी उसका मुखालफत जहाँ जनता के बीच में पॉलिटिकल कैंपेन चलाया गया, वहाँ कुछ एक जगह पर जीत पाए, बाकी जगह एक तरीके से चुनाव को पैसे के बल पर हाईजैक किया और वो सरकारी पैसे का। ये पहली बार बिहार के अंदर हुआ। इन्वेलप तो घर में पहुंचाते थे, मटन और दारू का बोतल तो पहले भी पहुंचाते थे, लेकिन सरकार के अकाउंट से व्यक्ति के वोटर के अकाउंट में पैसा जाना ये पहली बार ये हुआ। तो उसका असर ये पड़ा है, नहीं पड़ा सो बात नहीं। और उसी के तहत उसी नज़रिए से हम बंगाल को देखते थे। यहाँ थोड़ा अंतर है। थोड़ा अंतर क्या है कि SIR में जो नाम काटने का तरीका था वो बंगाल के तरह था, क्योंकि यहाँ भी भाजपा चाहती है कि हम अपनी सरकार बना लें। लेकिन ये यहाँ पर लेफ्ट का बहुत 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत रही, तो जनता यहाँ की संघर्षशील है और जनता बहुत ही करीबी से आप सियासत को देखती है। तो वोट काटने का उसी नज़रिया से यहाँ भी उसने कोशिश किया। लेकिन हमारा मानना है कि इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब बंगाल के अंदर बिहार में तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं था। यहाँ पे बिहार में पहले ये ड्राफ्ट लिस्ट लाया गया, उसका फाइनल लिस्ट लाया, उसमें नाम गलत 2 आ गए और आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया। बिहार में यहाँ पे क्या है कि आधार कार्ड को भी एक्सेप्ट नहीं किया, और जब ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जब फाइनल लिस्ट आया तो उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से जांच, जैसे जिसके पास 6 बच्चे हैं उनको दोबारा जांच कर लिया। उससे पास होने के बावजूद भी, जैसे अमर्त्य सेन है, उनकी बताया कि उनकी माँ में और बाप उनमें 15 साल का फर्क। आज से 100 साल पहले, अमर्त्य सेन की उम्र 95 ईयर्स है, तो 100 साल पहले 16 साल 17 साल की उम्र की औरतें शादी होती थी। अगर 17 साल की उम्र में हो रही है तो 1 साल में बाद बच्चा पैदा हो जाता रहा होगा। तो सर सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से बंगाल में काटा गया, सिस्टमेटिकली काटा गया है, और लास्ट में जाके क्या नाम है एजुकेटेड के नाम से 27 लाख वो लोग हैं जो जिंदा हैं। बिहार में तो कोर्ट ने कहा था कि अगर जिंदा लोगों को लाए तो हम आपका नाम शामिल कर देंगे। यहाँ तक कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाई। नहीं, इसमें 2 बात हम बताएंगे कि बंगाल के अंदर जो है कुछ फर्जी वोटर थे भी, ये मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी बात तो सुन लीजिए। और वो फर्जी वोटर जो लाने का काम किया वो ममता दीदी ने, चूँकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं थी, बीजेपी भी इतना सतर्क नहीं थी, लेकिन 2 पिछले चुनाव में 11 से लेकर के बीच में जो 2 चुनाव हुआ उसमें हमारी पार्टी ने ये फील किया कि कुछ ऐसे फर्जी लोगों का नाम जोड़ करके रखा है, चूँकि ये बूथ को ग्रैब करती थी।
वोट डालने की परिस्थिति 2 चुनाव में कहाँ यहाँ थी। इनके तो गुंडे जाकर के वोट डालते थे। इसका मतलब है कि आप एसआईआर की हिमायत कर रहे हैं? नहीं, दोनों बात मैं कह रहा हूँ। जी, समझे। तो कुछ थे, तो वो कुछ जो कटा वो एक बात है, लेकिन इसके साथ कुछ जो है इन्होंने वोट को, माइनॉरिटी को इन्होंने टारगेट किया बंगाल के अंदर। आपको मैं बता दूं, बंगाल के अंदर उसने माइनॉरिटी को टारगेट किया। बंगाल के अंदर जो खास करके सामाजिक न्याय के लोग पक्षधर बिहार से आए हुए थे, उनके वोट को भी काटा गया। मैं कल उत्तरपाड़ा के कन्हाईपुर में मैं था, वहाँ से माइग्रेट करके आकर के काम के लिए, मजदूरी के लिए, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, तो उसको ये मानता है कि वहाँ पर सेकुलर पार्टी के साथ है, मतलब वहाँ गठबंधन के साथ है, तो ये वोट बीजेपी को देगा नहीं, तो उनका नाम को काटो। और माइनॉरिटी वोट देगा नहीं, इसलिए इसका नाम को काटो। कम्युनिस्ट वोट देगा नहीं, इसलिए इसके नाम को काटो। कुछ ये चीज़ भी जो किया है, तो हम समझते हैं कि हालांकि उसमें फिर कुछ वापस भी हुआ, कुछ नाम और नहीं। अभी कोर्ट का जो फैसला है उसमें अब तक, आज तो लास्ट डेट था, अब तक कोई नाम नहीं आ पाया, अब तक कोई लिस्ट नहीं आई है आज। तो आप, मेरा सवाल यही है कि सीपीआईएम के बारे में तृणमूल कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती है कि सीपीआईएम जो है एसआईआर की हिमायत की थी, और आज जो नाम कटा है वो सीपीआईएम भी उसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, एसआईआर के लिए इसका प्रोटेस्ट हमारी पार्टी ने किया है। एसआईआर के लिए हमारी पार्टी का कहना था कि इसकी इस चुनाव से पहले ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई वोटर फर्जी वोटर थे तो आपका बीएलओ क्या कर रहा था? आप बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 11 तक आप करके जो मर गए हैं उनका नाम काट सकते थे, वो काम आप कर सकते थे। दरअसल ये नहीं है, दरअसल है कि किसी भी तरीके से बंगाल की राज सत्ता जो है ना, वो तृणमूल से अब चाहती है कि अब तृणमूल के माध्यम से जितना काम करना था वो कर लिया। तृणमूल के माध्यम से यहाँ सांप्रदायिक ताकत की मजबूती को जो काम करना था वो कर लिया। वाजपेयी की हुकूमत में ना रेल मंत्री थे दीदी ममता दीदी, तो जब वो रेल मंत्री थी तब तो उसने कारपेट बिछा करके आरएसएस के लोगों को हर जगह पर फिर सांप्रदायिक ताकत को जगह दिया, और जगह जब दे दिया तब वो अब वो चाहता है, जैसे जस्ट लाइक आपको मैं बताता हूँ कि पहले बिहार में होता था कि कोई चुनाव जो लड़ता था विधानसभा या पार्लियामेंट का, तो उसके पीछे कुछ उनके गुंडे होते थे, और गुंडों को जब लगा कि मेरे गुंडागर्दी के कारण ये एमपी एमएलए बन रहा है, तो गुंडे ही राजनीति में चले आए। जस्ट वही चीज़ यहाँ हुआ है। ये 2 चुनाव में उसको जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उसको किया। पहली चुनाव में तो पूरी तौर पर मदद किया कि सीपीआईएम को सत्ता से बाहर करना है, लेकिन गुंडों को जब पता चला कि साला मेरे कारण जो है ना ये सत्ता हासिल कर लिया, तब उसको अपना सत्ता यहाँ चाहिए, और इसलिए वो एसआईआर जैसे तैसे किया। एसआईआर का मुखालफत हमारी पार्टी ने किया है, उसके रास्ते थे, गलत वोटर थे, उसको काटा जा सकता था, लेकिन ये चुनाव से जस्ट पहले ही क्यों? ये और पहले किया जा सकता था, चुनाव के बाद किया जा सकता था। पार्लियामेंट चुनाव से पहले क्यों नहीं किया? पार्लियामेंट चुनाव अगर मानते हो कि इसमें कोई 40-50 लाख वोटर गलत थे, तो क्या भाजपा को आज नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि हम फर्जी वोटरों के आधार पर यहाँ कितने 18 उसके एमपी जीते हुए उनसे रिजाइन करा दें, सर मेरा सवाल आपसे, आप चूँकि एक हफ्ते से सीपीआईएम के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट के लिए, बंगाल में नेचुरल जो अपोजिशन होना चाहिए वो लेफ्ट होना चाहिए, ममता की अगेंस्ट, लेकिन 2016-19 के बाद, 19-16 में तो फिर तभी भी अपोजिशन में लेफ्ट ही थी, कांग्रेस लेफ्ट की तैयार थी। 19 के बाद अचानक लेफ्ट जो है अनसीन हो गया बंगाल की पॉलिटिक्स से। अनसीन मतलब असेंबली से गायब हो गए, पार्लियामेंट से गायब हो गए। पार्टी तो है, वर्कर्स तो आज भी हैं, लेकिन इसके पीछे क्या आखिर बिहार हो या बंगाल हो, केरला को छोड़कर लेफ्ट नज़र जो आइडियोलॉजी है धीरे धीरे अनसीन क्यों होती जा रही है? जबकि देखा जाए कि आज सबसे ज़्यादा मज़दूरों का हक माना जा रहा है, दफ्तरों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी ख़त्म हो गई, उनको अब कंट्रोचुअल बेस पर रखा जा रहा है। जो आपकी पहचान थी कि मज़दूरों, गरीबों के लिए, किसानों के लिए लड़ने के लिए, वो लोग आपके वोटर्स थे, आप तो उनके लिए लड़ रहे हैं, कहीं कहीं एजिटेशन भी कर, लेकिन वोट आपको नहीं दे रहा है, क्या वजह है उसकी?
पीछे? नहीं, उसके एक कारण नहीं है, 2-3 कारण है। आपको मैं बता दूं जी कि देश के अंदर जो है हमारी पार्टी जो है वो विज्ञान क्या कहता है कि कोई चीज़ स्थिर नहीं है, जी वो परिवर्तनशील है। जी जैसे जस्ट लाइक मैं बंगाल को कहूँ कि 34 साल CPIM का था, जी लेकिन कितने दिनों तक ये रह सकता था? लोगों को लगा कि शायद हाँ, बदल जी, देंगे तो इससे भी बेहतर कोई अच्छा आ जाएगा। मिलेगा। जी बदल दिया। अब बदलने के बाद आज उसको पता चल रहा है कि जितनी कमजोरियां 34 साल राज करने में लास्ट टाइम में जो था, उससे भी 1000 गुना कमजोरी आज दीदी के राज में पैदा लगी है। ये एक बात है। दूसरी बात है कि बिहार या बंगाल या देश के अंदर या लोकसभा पार्लियामेंट में इलेक्ट्रल ताकत हमारी घटते जा रही है, ये सही बात है। जी लेकिन पूरी तौर पर हम खत्म नहीं हो गए। हाउस के अंदर हम विपक्ष के रोल में नहीं है, लेकिन जनता के बीच में बंगाल के अंदर विपक्ष की भूमिका जनता के बीच में कौन अदा करता है? मैं तो देखा आरजी कार की घटना हिला दिया था पूरे बंगाल को। लेकिन आरजी कार की जो थी विक्टिम, वो आप बीजेपी के साथ खड़ी हाँ है। बिल्कुल, बीजेपी की मैं आ रहा हूँ। तो वो उस घटना को लेके कौन खड़ा था? यहाँ समस्तीपुर मेरे डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की सपना झा, वो दमदम के इलाके में उसके साथ गैंगरेप की घटना घटी थी। उस सवाल को लेकर के बंगाल में और बिहार में कौन खड़े थे? यही लाल झंडा की ताकत खड़ी थी। इस बंगाल में आज अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है, उसके सवाल, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जनता के बीच में कौन खड़ी है? ये CPIM खड़ी है। शिक्षा, कितने स्कूल, 8,500 स्कूल को बंद कर दिया है दीदी ने, सरकारी विद्यालय को बंद किया है। मैं उत्तरपाड़ा में गया था, 17 प्राइमरी स्कूल और 3 उच्च माध्यमिक विद्यालय को बंद कर दिया। इस सवाल को लेकर के कौन आंदोलन में है? ये लाल झंडा आंदोलन में है। इसीलिए ये बात सही है कि हाउस में हमारी ताकत घटते घटते जीरो बंगाल में हो गई, लेकिन राजनीति में हम जीरो नहीं हैं और जनता के बीच हम जीरो नहीं है। जनता के बीच असल में हमें विपक्ष की भूमिका में है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक ही सिक्का के दोनों पहलू हैं, और तृणमूल भी चाहती है कि अगर हम जाएं तो ये CPIM ना आ जाए, इसलिए बोलता है कि हम को वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी, और भाजपा भी यही बोलता है कि हमको वोट नहीं दोगे तो तृणमूल आ जाएगा। सच्चाई क्या है? ये नहीं चाहता है दोनों में से कोई, दोनों चाहता है कि हमारा, बोलता है जनता को मेरा असली दुश्मन ये लाल झंडा है। क्यों लाल झंडा है? लाल झंडा गरीबों का सवाल उठाता है इसलिए, लाल झंडा झोपड़ी में रहने वालों का सवाल उठाता है इसलिए, लाल झंडा जो बंद पड़े हुए जूट मिल हैं उसको खोलने का सवाल उठाता है इसलिए, लाल झंडा जो बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना घटती है उस सवाल को उठाता है इसलिए, लाल झंडा जो है जो जनता का सवाल है उसको उठाता है इसीलिए। सर अब मेरा आखिरी दो सवाल है। पहला सवाल बंगाल से है कि आप पिछला 1 हफ्ते से हैं बंगाल में, 1 वीक से हैं, आपको लेफ्ट के लिए क्या गुंजाइश नज़र आ रही है इस इलेक्शन में? लेफ्ट के लिए मैं आपको इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि लेफ्ट को जो समझ रहे थे, और मोदी जी भी जो कहते थे बंगाल से हमने विदा कर दिया, ये उधर बिहार में बोलते थे जी, समझे? तो बंगाल से लेफ्ट विदा नहीं हुआ। इस बार मजबूती के साथ लेफ्ट का लाल झंडा राइटर्स बिल्डिंग पे पहुंचेगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसको लिख करके ममता दीदी को लिखना हो या मोदी जी को लिखना हो, वो लाख कोशिश करेंगे इस बार लाल झंडे का CPIM के कई संघर्षशील नौजवान जीत करके वहाँ जाएंगे। आखिरी सवाल बिहार से है कि अब बिहार की सियासत मुकम्मल तौर पे बीजेपी के हाथ में। सम्राट चौधरी CM है, नीतीश कुमार अब बिहार से जा चुके हैं, 20 साल का उनका दौर इक़्तिदार जा चुका है। सम्राट चौधरी के आने से बिहार की पॉलिटिक्स कितनी बदल जाएगी और आप लोगों के लिए क्या वहाँ पे मौका मिलेगा आपके लिए? देखिए, जहाँ जुल्म और अन्याय बढ़ेगा और जुल्म बढ़ाने वालों के हाथ में सत्ता जाएगी, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत बढ़ेगी। ध्रुव सत्य। तो आपके लिए अच्छा होगा सम्राट चौधरी? मेरे लिए आपको बताते, एक सम्राट चौधरी और नीतीश जी में कोई बड़ा अंतर नहीं है। सिर्फ इतना ही अंतर है कि नीतीश जी जब थे तो सीधे RSS के हाथ में सत्ता की बागडोर नहीं थी। आज वो सीधे सत्ता की बागडोर RSS के हाथ में चला गया है। अंतर इतना ही है, काम का ढंग अलग, दोनों की नीतियां एक है,
और आर्थिक नीतियाँ एक हैं, समझे, राजनीतिक एजेंडे दोनों को एक के एक हैं। उसमें तभी नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि वो एकदम ज़्यादा हार्डलाइनर नहीं थे, मतलब सेकुलर वोटर्स की इज्जत भी करते थे, सबको लेकर चलने का हुनर था। ममता दीदी की तरह तो भाजपा को मजबूत उन्होंने बिहार में किया, जैसे यहाँ पर भाजपा को दीदी ने मोदी को मजबूत किया, उसी तरह बिहार में नीतीश ने भाजपा को मजबूत किया। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी के पास में है कि संघर्ष से समाधान तक हम जाएंगे, और जब संघर्ष हमारे हाथ में है तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी कामयाब होगी। जनता के सवाल पर तो हम हैं, हम रहेंगे, हम थे भी, हैं भी, रहेंगे भी। सत्ता किसके हाथ में है, समझे, ये बहुत मायने नहीं है, लेकिन सत्ता को प्रभावित करने की ताकत आज हमारे पास बिहार में है। सर बस ख़त्म कर रहे हैं, एक सवाल और बाकी रह गया, जहन में आ गया अभी इस मरतबा लेफ्ट ने बिल्कुल CPIM ने कई नौजवान लड़कियों को मैदान में उतारा है, जिसमें आफरीन है, सिद्धाधर है, मीनाक्षी हैं, और भी लोग हैं, गार्गी है। तो एक नई होप नज़र आ रही है। आफरीन जो बालीगंज से खड़ी हैं, तो उनको बिल्कुल नौजवानों में मकबूल भी हो रही हैं और वोटरों को लुभा भी रही हैं। बिहार में क्या लेफ्ट फ्रंट या CPIM ही के पास इस तरह के नौजवानों की फ़ौज है जो नई नस्ल को अपनी तरफ आकर्षित कर सके? ये बिहार में भी है, बिहार के अंदर भी नौजवानों की ताकत है। और अगर आप देखिएगा कि विधानसभा में पिछले बार जब 16 हम लोग थे, तो 16 में तो 12 नौजवान ही थे। अच्छा, 16 में 12 नौजवान थे। आज भी 3 में एक बिल्कुल नौजवान है। हम भी बूढ़ा थोड़ी हो गए हैं, मैं भी बूढ़ा अभी नहीं हो गया, समझे। विजेंद्र चौधरी हमारे यहाँ, विजेंद्र बाबू हैं, वो 94 साल उम्र है, पार्ले असेंबली में बैठते हैं, मेरे से बड़ा उनका पोता है। तो इसीलिए वहाँ नौजवानों का वहाँ पर भी है, संघर्ष है, और ये सारी संभावना जो है ना है। बंगाल में जो है पार्टी ने जो अभी इस बार फैसला लिया नौजवान को आगे बढ़ाने का, वो बहुत ही उम्दा फैसला लिया है। और आपने जितने नाम को गिनाए हैं, हमको लगता है 2 दर्जन से ज़्यादा नौजवानों को पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। और मैं उसमें गार्गी के कंस्टिट्यूंसी में मैं गया, मीनाक्षी के कंस्टिट्यूंसी में गया, मैं खुद भवानीपुर सृजीत विश्वास के मैं क्षेत्र में रात में मैं मीटिंग किया, बालीगंज के सब जगह बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है। कोई मेरा ना ड्रेस मेरा है, ना कोई समझता है कि MLA बिहार का होगा, लेकिन फिर भी लोग जुटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है कि जनता बदलाव के मूड में है। इस बार ममता जी का जाना तय। सवाल यही कि ममता जा रही तो कौन आ रहा है? हम लोग आएंगे, देखा सही हो, लेकिन हम लोग आएंगे। लोग बता रहे हैं मेरी ताकत इतनी होगी सदन के अंदर कि राजनीति के केंद्र में होगी। चूँकि जो आने की जिनकी संभावना है उनके बारे में बंगाल के मैं तो दोनों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, कई सारे बंगाल के जो इंटेलेक्चुअल है वो खौफजदा भी हैं, मतलब हिंदू बंगाली खौफजदा है, ये गलत खौफजदा है कि अगर वो आएंगे तो फिर बंगाली कल्चर को खतरा हो जाएगा। यही एनालिसिस करने में तो गलती किया। बंगाली कल्चर को तो ममता दीदी ने ख़त्म कर दिया। बंगाल का कल्चर क्या था, महिलाओं के बारे में उसका कितना सम्मान का था दृष्टिकोण। RG कार की घटना क्या बताता है, वो सपना की घटना क्या बताता है, लड़कियों के साथ छेड़खानी होता है, उसके बारे में वो रेट तय करती है। ये क्या बंगाल है? लेकिन उसके बावजूद भी कलकत्ता हिंदुस्तान का सबसे महफूज सिटी आज नहीं है, आज भी मतलब और सिटी के मुकाबले में। हमको बताइए ना कि एक भी क्यों नहीं कारखाना ममता दीदी के राज। हाँ वो तो है, बेरोजगारी आई है, लेकिन अमन का माहौल आज भी कलकत्ता में दूसरे सिटी के 200 से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हो गए जी। 34 साल में एक दंगा नहीं हुआ था, एक दंगा नहीं हुआ था। ज्योति बाबू ने कहा था कि जिस दिन दंगा हो जाएगा मैं रिजाइन कर दूंगा, एक दंगा नहीं हुआ, 200 से ज़्यादा दंगा हुआ। इसीलिए ममता दीदी और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, दोनों फासिस्टिक फोर्स है, दोनों सांप्रदायिकता के एजेंडे पर बढ़ता है, दोनों को सिर्फ सत्ता चाहिए। जनता से मतलब यहाँ आज भी लाल झंडे को है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और बहुत इलेक्शन की गहमा-गहमी है भी, आपको निकलना भी है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे अजय कुमार जी थे और बतलाया, उन्होंने साफ साफ बतलाया कि बिहार में क्या क्या चैलेंजेस थे और बंगाल में क्या चैलेंजेस है और दोनों में क्या फ़र्क है, उन्होंने बहुत तफसील से बतलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।